Good morning, everyone. Good morning, Sneha. Good morning, Kamini. Good morning, Divya. Good morning, Soumya. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Diksha. कल टेस्ट किसने नहीं दिया है? बताओ। क्यों नहीं दिया तनु आपने? हम्म, सर रिचार्ज खत्म हो रखा है तो उस टाइम हॉटस्पॉट नहीं मिला। तो आप ये बताओ, आपने पहले से क्यों नहीं करा रिचार्ज? और बाकी तनु, अच्छा, मधु ने नहीं दिया, दिव्या ने नहीं दिया। तो ये बताओ भाई, क्या मतलब सीरियस होना है नहीं होना है? मतलब मैं फालतू में करवा रहा हूँ टेस्ट, या जो टेस्ट दे रहे हैं वो फालतू में दे रहे हैं? अगर टेस्ट नहीं देना तो फिर मुझे बता दो, मैं नहीं करवाऊंगा। बोलो। 15 लोगों के रिस्पॉन्सेज आए हैं बस मेरे पास। अभी ये ओपन हो नहीं रहा है कि किसने किसने दिया है, किसने नहीं दिया है। भाई दे लो टेस्ट, ठीक है, आपके भले के लिए है, नहीं देना तो मत दो, मुझे क्या है। थोड़ा सा टाइम रह गया, कम से कम एक महीने, अब लास्ट में अच्छे से सीरियस हो जाओ। क्वेश्चंस भी मुझे पता है प्रैक्टिस कोई कर रहे, बहुत ही थोड़े बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो लोग, ये लास्ट का एक महीना है, यही डिसाइड करेगा आपका ये वाला साल, कि आप घर पे रहोगे और या फिर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाओगे, या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, या फिर लोन लोगे उसके लिए। तो वो बस ये लास्ट का एक महीना डिसाइड करेगा। अब आप ये देख लो कि आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए सीरियस होना है नहीं होना है। तो अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि वेव ऑप्टिक्स है। तो इसे मतलब देख लेते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद एक चैप्टर वो वाला रह जाएगा बस, सेमी कंडक्टर वाला। तो उसमें जो है, मैं आपको लॉजिक गेट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उससे वो आप देख लेना। बाकी उसमें थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आप एक बार एनसीईआरटी से चाहो तो रीड कर लेना, ठीक है। जैसे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, जीना डायोड क्या होता है,
ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो वो आप एक बार खुद से जो है पढ़ लेना जितना हो पाए। ओके। और बाकी ये चैप्टर जो है वो हम कर ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी से खत्म करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, तो क्लास 11 का जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और 12th में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है वो पूरी खत्म करेंगे, ठीक है। तो अभी का यही प्लान है, और बाकी टेस्ट को प्लीज सीरियसली ले लो, हल्के में मत लो उसे, ठीक है। तो टेस्ट भले ही लंबा था, मुझे पता है 175 क्वेश्चंस का था। तो अगर आप 2 घंटे या 2.5 घंटे नहीं बैठोगे अब, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि आपको बैठकर टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी से हैबिट नहीं बनाओगे तो एग्जाम कैसे दोगे फिर 2 या 2.5 घंटे का, ठीक है। तो कर लो उसे सही से, जरा टेस्ट पे फोकस कर लो। जिसने नहीं दिया है वो आज अटेम्प्ट कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब अपना नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या, हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑप्टिक्स के बारे में, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन, जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। बस डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि जो रे ऑप्टिक्स है वहां पर हम लाइट को जो है उसके पार्टिकल नेचर को समझ रहे होते हैं, कि हम समझते हैं कि भाई लाइट जो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और यहाँ पर इस चैप्टर में हम ये समझते हैं कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो आपको याद होगा केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। और हमें ये भी पता है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई लाइट जो है वो डुअल नेचर को शो करेगी, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी और वेव नेचर भी शो करेगी। तो पार्टिकल नेचर के बारे में तो हमने रे ऑप्टिक्स में बात कर ली, किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्रिज्म के थ्रू कैसे लाइट पास करती है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे कि लाइट को अगर हम एक वेव की तरह कंसिडर करते हैं, वेव की तरह मतलब कि लाइट इस तरीके से अगर ट्रेवल करती है, तो उस केस में हम कौन कौन से फिनोमेना है लाइट के जो समझ सकते हैं, ठीक है। तो लाइट के देखो काफी सारे फिनोमेना ऐसे हैं जो हम उसके पार्टिकल नेचर से समझते हैं या रे वाले नेचर से समझते हैं, और कुछ उसके फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट के हम वेव नेचर से समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि वेव फ्रंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट क्या होता है, अ लाइट सोर्स इज अ पॉइंट व्हिच emits disturbances in all directions. In a homogeneous medium, the disturbance reaches all those particles of the medium in phase which are located at the same distance, ठीक है, from the source of light, and hence at all time every particle must be vibrating in phase with each other, ठीक है। The locus of all the particles of medium which at any instant are vibrating in the same phase is called wavefront, ठीक है। तो अब पढ़ के तो ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि हम ये समझते हैं कि भाई लाइट का कोई सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई एक लाइट का सोर्स है। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, एक कंपैरिजन आप कर सकते हो कि पानी में जब आप एक पत्थर को फेंकते हो, पत्थर जब आप डालते हो पानी में, ठीक है, तो ये सपोज लाल रंग का ये पत्थर मैंने यहाँ पर डाला है, इसी को आप लाइट का सोर्स समझ लो। अब जैसे ही आप पानी में पत्थर डालते हो तो आपने देखा होगा चारों तरफ इस तरीके की वेव्स वो यहाँ पर निकलने लगती है पानी में, ठीक है, इस तरीके से निकलने लगती है, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइट अगर है तो लाइट भी क्या करेगी, चारों तरफ, अगर आपके पास ये रेड कलर का कोई लाइट का सोर्स है, तो लाइट भी क्या करेगी, चारों तरफ वेव्स को एमिट करेगी, ठीक है। अपनी चारों तरफ, चारों दिशाओं में या हर डायरेक्शन में क्या करेगी, वेव को एमिट करेगी। और ये जो वेव निकल रही है, ये वेव सारी कैसी होंगी, इन फेज होंगी। इन फेज का मतलब है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि पहली वाली वेव, अगर जो ये वाली वेव है, ठीक है, मतलब ये कि सारी वेव अगर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो मतलब सबका स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होगा। और हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि वेव अगर क्या बोलते हैं, कि वेव अगर मान लो कि 1 सेकंड के बाद अपना फर्स्ट एम्पलीट्यूड शो करती है, तो सारी की सारी वेव में फर्स्ट सेकंड के बाद जो होगा आप अपना एम्पलीट्यूड शो होगा, ठीक है। यानी कि मान लो मैं ऐसे कह देता हूं कि ये वाली वेव जो है वो फर्स्ट नंबर की है, ये वाली सेकंड नंबर की है, ये वाली थर्ड नंबर की है, ये वाली फोर्थ नंबर की है, ये फिफ्थ नंबर की है, ये सिक्स नंबर की है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इन फेज है, तो फर्स्ट वाली वेव अगर इस तरीके से है, ऐसे करके, ठीक है, तो सेकंड वाली वेव जो है वो भी इसी तरीके से होगी, बिल्कुल ऐसे। मतलब कि इनमें क्या होगा, फेज डिफरेंस जीरो होगा। फेज डिफरेंस जीरो क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जीरो आपको पता है कि मतलब जो पॉइंट पहली वाली वेव में जहां पर होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग सेकंड वाली वेव में वो पॉइंट वहां पर होगा।
यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ पर 1 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड ये रीच हो चुका है यहाँ पर, तो इसमें भी 1 सेकंड के टाइम के बाद यहाँ पर एम्पलीट्यूड रीच हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका जो होता है ये टाइम एक्सेस होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये वेव मूव कर रही है इस तरीके से। तो 1 सेकंड पर जहां पर पहली वाली वेव का पॉइंट होगा वही पॉइंट जो है 1 सेकंड के बाद दूसरी वाली वेव में होगा, और बाकी जितनी भी वेव्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं अलग अलग 3 4 5 6, उनमें ये सेम सिचुएशन आपको दिखेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सारी वेव्स जो है क्या होगी, सेम फेज में होंगी, एक ही साथ एक फेज में क्या कर रही होंगी, वाइब्रेट कर रही होंगी, पार्टिकल्स इनके वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वेव फ्रंट क्या चीज होती है? वेव फ्रंट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप किसी भी पॉइंट को यहां पर ले लेते हो, जैसे मैंने कहा कि किसी टी टाइम पर मैंने एक पॉइंट यहां पर कंसीडर किया वेव का, यहां पर उस मतलब सारी वेव पर टी टाइम पर वही सेम करेस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से, और इन सारे पॉइंट्स को जब मैं मिला देता हूं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, ये एक वेव फ्रंट बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक वेव फ्रंट बन गया। तो अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है कि अ लाइट सोर्स इज अ पॉइंट विच एमिट्स डिस्टरबेंसेस इन ऑल डायरेक्शन। लाइट सोर्स जो है वो क्या करता है, एमिट करता है डिस्टरबेंसेस यानी कि वेव्स को, किसमें, ऑल डायरेक्शंस में, सारी ही डायरेक्शंस में, इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या है कि जिस मीडियम में भी लाइट सोर्स है वो होमोजीनियस का मतलब क्या है कि वहां पर पार्टिकल्स का कंपोजिशन चारों तरफ एक जैसा है। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में एयर है, हवा है, तो वहां पर हवा ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर हवा है, उससे थोड़ी दूर पर ऑक्सीजन गैस है, थोड़ी दूर पर नाइट्रोजन गैस है, या थोड़ी दूर पर डस्ट के पार्टिकल्स है। होमोजीनियस मीडियम मतलब चारों तरफ जिस तरफ भी लाइट की वेव्स एमिट हो रही है, उधर की तरफ मीडियम कैसा है, होमोजीनियस है, चारों तरफ एक जैसा। तो द डिस्टर्बेंस रीचेस ऑल दोस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन फेज। तो डिस्टर्बेंस क्या करती है, अलग अलग जो है डायरेक्शंस में चली जाएंगी, which are located at the same distance from the source of light, and hence at all time every particles must be vibrating in phase with each other। तो क्या होगा कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई जो डिस्टरबेंस होगी वो सारे पार्टिकल्स की मीडियम के मतलब ऑफ द ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन फेज विच आर लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर जो लाइट सोर्स है अगर हम डिस्टेंस सेम ले लेते हैं, तो डिस्टेंस सेम जहां पर भी हम लेंगे वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपके सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे वो इन फेस वाइब्रेट कर रहे होंगे। यानी कि देखो टाइम अगर बराबर है और वेव्स एक साथ निकलना शुरू हुई है किसी लाइट सोर्स से, तो टाइम अगर बराबर है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस वहां पर बराबर कवर किया होगा, और बराबर डिस्टेंस जहां पर किया होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वहां पर जितने भी पार्टिकल्स आपके वाइब्रेट कर रहे होंगे या वेव में होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इन फेज होंगे, मतलब उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है द लोकस ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। लोकस का मतलब क्या होता है कि उन पार्टिकल्स को अगर आप एक लाइन से जोड़ दो, ठीक है, विच एट एनी इंस्टेंट एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूं कि लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स की वेव्स जो है चारों तरफ एमिट हो रही हैं, वो सारी की सारी वेव्स कैसी हैं, इन इन फेज है, उनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है क्योंकि उनकी वेलोसिटी एक जैसी है। ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो सेम डिस्टेंस को अगर कवर कर रही है तो मैं अगर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं किसी भी टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कहां से, सोर्स ऑफ लाइट से, तो वो जो पॉइंट होगा उन सभी पॉइंट्स को अगर मैं एक साथ मिला देता हूं, तो मिलाने पर जो मुझे एक शेप मिलेगा उसी शेप को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया सभी को वेव फ्रंट क्या होता है? यस सर। Yes. यस सर। अब उसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द शेप द सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट कैन बी द ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, तो ये है कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी शेप जो होगी उसके बेसिस पर आपके अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट बन सकते हैं। पहला यहाँ पर है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट किससे बनता है, एक पॉइंट सोर्स से बनता है। पॉइंट सोर्स मतलब कि एक छोटी सी आपने टॉर्च ली, वो टॉर्च से लाइट निकल रही है, ठीक है, तो उससे चारों तरफ जो वेव जा रही होगी वो कैसा वेव फ्रंट बनाएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हो, यहां पर ये आपका सोर्स है, बीच में सेंटर में सोर्स है और चारों तरफ इस तरीके से वेव आपकी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो जब आप इस पॉइंट्स को मिलाओगे तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, जब आप लोकस ऑफ पॉइंट्स को मिलाओगे तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने मान लो ये सोर्स ले लिया, एक ही लंबा सा सोर्स ले लिया, तो चारों तरफ ये वेव्स इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में एमिट हो रही है।
सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तब भी यहाँ पर एक सेकेंड, सिलेंड्रिकल तो ये तो आपका दूसरा वेव फ्रंट हो गया ना। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, जब आपके पास एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट हो, ठीक है। ये पहला वाला केस तो स्फेरिकल का हो गया, ये है स्फेरिकल, ठीक है। ये वाला क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, जब आपके पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो। और जब आपके पास लाइट सोर्स कैसा हो, लीनियर, एक लाइन में हो, मतलब लाइट सोर्स ये आप देख सकते हो, ये कैसी है, पूरी लाइन है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि एक बड़ी सी रॉड है आपके पास, लाइट की रॉड है, तो लाइट की रॉड किस तरीके से काम कर सकती है, वो आपकी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए काम कर सकती है। तो जो लाइट की रॉड होगी, चारों तरफ से अगर वो लाइट एमिट कर रही है, तो चारों तरफ उसके जो वेव है वो एमिट होंगी, एंड चारों तरफ वेव एमिट होगी, एंड उसका लोकस आप बनाओगे सभी पॉइंट्स का, तो वो आपको कैसा वेव फ्रंट देंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देंगे, ठीक है। तो इफ द लाइट सोर्स इज लीनियर सच एज स्लिट, स्लिट का मतलब होता है लाइक एक पतली सी दरार जहां से लाइट आ रही हो, ठीक है। तो इट प्रोड्यूसेस अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और हेयर एवरी पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लीनियर सोर्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर, यानी कि जितने भी पॉइंट्स का आपने लोकस बनाया है वो सारे के सारे सिलेंडर के सरफेस पे लाई करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप का जो वेव फ्रंट होता है वो यहाँ पर होता है प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये होता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, अ वेव फ्रंट विल अपीयर प्लेन इफ स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिस्टेंस सोर्स, सो इट इज कॉल्ड अ प्लेन वेव फ्रंट। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो आपका मतलब आपने जो देखा स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, अगर लाइक आप इसका छोटा सा हिस्सा दूर से देखते हो तो वो आपको एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो अ वेव फ्रंट विल अपीयर प्लेन इफ स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स, यानी कि बहुत दूर से कहीं से जो लाइट आ रही है, उस लाइट का आपको जो हिस्सा दिखाई देगा, बहुत दूर अगर लाइट सोर्स है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो सूरज है, ठीक है, तो सूरज जो है हमसे बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है। अर्थ से बहुत दूर होने के बाद क्या है, यहाँ पर सन को हम क्या ले सकते हैं, एक सोर्स ले सकते हैं जो कि पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स से अगर बहुत दूर से लाइट आ रही है, तो हमें जो सूरज से आती हुई रोशनी दिखती है वो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में दिखेगी, क्योंकि जो हमारा स्फेरिकल सोर्स का जो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट का सोर्स है सूरज, वो हमसे बहुत दूर है। तो उस केस में जो वेव फ्रंट यहाँ पर बनता है वो कैसा बनता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। तो ये आपके वेव फ्रंट हो गया। उसके बाद रे ऑफ लाइट, ये कुछ नहीं है, ठीक है, वही है कि लाइट जो है वो रे के फॉर्म में इस तरीके से ट्रेवल करती है। तो रे बेसिकली क्या होता है, जिस पाथ के अलोंग लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिकली जो रिलेटेड होता है ये आपका वेव फ्रंट से रिलेटेड होता है, एंड इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्टली आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट अ लेटर टाइम फ्रॉम इट्स गिवन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो देखो हाइजेंस प्रिंसिपल जो ये किस काम आता है ये पहले आपको समझना होगा, कि जैसे मान लो आपको पहले से कोई वेव फ्रंट के पोजीशन के बारे में पता हुआ है, ठीक है, मतलब आपने जो है किसी सोर्स का, किसी लाइट सोर्स का वेव फ्रंट ऑलरेडी पहले बना रखा है। तो उस वेव फ्रंट के बेसिस पर अगर आप किसी पर्टिकुलर दूरी पर या पर्टिकुलर टाइम के बाद एक दूसरा वेव फ्रंट फॉर्म करना चाहते हो, तो उसको ये हाइजेंस प्रिंसिपल बताता है कि आप किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसके कुछ एजम्पशंस हैं, दो एजम्पशंस है। पहला एजम्पशंस है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट वो वेव फ्रंट है जिसको आपने पहले से बना रखा है किसी लाइट सोर्स के लिए। यानी कि जैसे मान लो ये आपका लाइट सोर्स था, ठीक है, लाइट सोर्स से इस तरीके से वेव चारों तरफ सपोज एमिट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। और ये मान लो मैंने एक प्राइमरी वेव फ्रंट बना दिया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये इन फेज हैं। इन फेज है तो यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट बन जाएगा कैसा बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। तो ये वाला जो वेव फ्रंट होगा हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इसे ही मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। यानी कि ये वाली कंडीशन अगर मेरे को दे रखी है कि एक आपके पास लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स की वजह से पहले से आपके पास एक गिवन वेव फ्रंट है, उसी गिवन वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट को इस्तेमाल करके हम एक दूसरा वेव फ्रंट अगर फॉर्म करेंगे तो उसमें हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल काम आएगा। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं
वो सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करते हैं, which sends out disturbance in all directions in a similar manner as a primary light source। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो आपको प्राइमरी वेव फ्रंट दिख रहा है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो मैंने कह दिया एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहां पर भी हो सकता है पॉइंट, कहीं पर भी हो सकता है, इस वेव फ्रंट के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारे के सारे आपके क्या है, वेव फ्रंट के पॉइंट से प्राइमरी वेव फ्रंट के। तो प्राइमरी वेव फ्रंट के पॉइंट जो है क्या काम करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट का काम करते हैं। सेकेंडरी वेवलेट का मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से प्राइमरी सोर्स से आपकी वेव्स बाहर निकल रही है, उसी तरीके से प्राइमरी वेव फ्रंट को आप अब जो है एक सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हो, जिससे छोटी छोटी वेव्स जो है वो आगे की तरफ जा रही है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और यही सेकेंडरी वेवलेट जो है सारी डायरेक्शंस में डिस्टर्बेंसेस को एमिट करती हैं, जिस तरीके से प्राइमरी लाइट सोर्स करता है। यानी कि सेकेंडरी, यानी कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे इस तरीके से काम कर रहे होंगे कि वो एक वेव बना रहे हैं, जो वेव आगे की तरफ जा रही है, जैसे कि आपका प्राइमरी लाइट सोर्स से वेव आगे की तरफ जा रही थी, जिससे आपने वेव फ्रंट फॉर्म किया था। तो पहला प्रिंसिपल तो इसका ये कहता है। उसके बाद है द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब अगर हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन को बताना है, तो ये आपका एनवेलप होगा किसका, सेकेंडरी वेवलेट का एट दैट इंस्टेंट। यानी कि पहले देखो लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स से वेव एमिट हुई, चारों तरफ डिस्टर्बेंसेस एमिट हुई, उस पर आपने क्या ले लिया, लोकस ऑफ पॉइंट ले लिया, ठीक है, सेम आपके टाइम पर या सेम डिस्टेंस पर आपने क्या ले लिया, लोकस ऑफ पॉइंट ले लिया, जिससे आपका क्या बना, प्राइमरी वेव फ्रंट बना। अब प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट के सोर्स की तरह काम करेंगे, जो सारी डायरेक्शन में एक नई वेव को जनरेट कर रहे होंगे, छोटी छोटी वेव्स को जनरेट कर रहे होंगे। एंड ये छोटी छोटी वेव्स को अगर आप इन पर अगर आप एक लोकस पॉइंट बना दो, तो वो जो एनवेलप है इन सेकेंडरी वेवलेट्स का, वही क्या आपको दे देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट दे देगा। बस यही क्या होते हैं, आपके हाइजेंस प्रिंसिपल होते हैं। तो आप चाहो तो इन दोनों डेफिनेशंस को याद भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया कि एक आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट बनाने का काम करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स का काम करते हैं। एंड सेकेंडरी वेवलेट के ऊपर अगर आप लोकस बना देते हो या एक एनवेलप बना देते हो, तो वो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या सभी को समझ आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो देखो ये है आपकी, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे सर्कल्स बने, यही है आपके सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो क्या है कि ये जो इन्होंने छोटा ये जो आपने बुलेट पॉइंट्स देख रहे हो ना, ये ए वाली लाइन के ऊपर ये जो छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले पॉइंट्स क्या है, आपके प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स हैं, जो ये सेकेंडरी वेवलेट को जन्म दे रहे हैं। यानी कि जो सर्कल सर्कल इन्होंने बनाए हुए हैं स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है, बेसिकली स्फेरिकल है ये सारी वेवलेट्स, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, वो आपका एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। एंड पॉइंट सोर्स क्या जनरेट करता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट की तरह काम करता है। तो स्फेरिकल ये शेप दे रहे हैं, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट कह रहे हैं। एंड सेकेंडरी वेवलेट का अगर हम एनवेलप बना देते हैं, एनवेलप कौन सा बना है यहाँ पर, ये और ये, इसके अंदर क्या आ गए, ये आ गए, ये जो आ गए, ये क्या है, आपके सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ये जो आप छोटे छोटे सर्कल्स देख रहे हो, या स्फेयर है, ये बेसिकली स्फेरिकल शेप है ये। तो ये स्फेरिकल शेप जो है, जो कि आपके पॉइंट सोर्स की वजह से आई है, एंड ये पॉइंट सोर्स कहां पर लाई कर रहे हैं, ये आपके प्राइमरी वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सोर्स ऑफ, ये आपके पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। एंड ये जो पॉइंट सोर्स क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट बना रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट स्फेरिकल शेप में। और यही सेकेंडरी वेवलेट का जो एनवेलप है, उसी एनवेलप से हमारा क्या बन जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर, सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट इसमें हुआ कौन सा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो ए आपको दे रखी है, ए वाली जो लाइन है, ये तो आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, अब प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद यहाँ पर ए डैश और ए डबल डैश पे जो आपको ये लाइंस दिख रही है, यही क्या आपको दे रही है, सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन दे रही है। यानी कि जो आपकी वेव होगी, वो इस ए डैश और ए डबल डैश के बीच में इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी। मतलब यहाँ पर जो भी आपको एनवेलप के अंदर ये मिला है, ठीक है, यही क्या होगा, एनवेलप के अंदर आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, हाइजेंस प्रिंसिपल था। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो ये हमने वेव वाले चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ये कुछ नहीं होता, बस आपके पास अगर दो वेव्स इस तरीके से दी हुई है, ठीक है, दो वेव्स अगर आपके पास इस तरीके से दी हुई है, एक ये वेव हो गई, एक ये इस तरीके की वेव हो गई, ठीक है, और इनकी कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी हुई है और अगर आपको इनके एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में पता लगाना है, तो सुपरपोजिशन का मतलब देखो मैंने आपको एक वो एक्सपेरिमेंट से भी दिखाया था, वो मैंने आपको दिखाया था ना किस टाइप के सुपरपोजिशन होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव टाइप का और एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप का। कंस्ट्रक्टिव में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो दो वेव्स होती हैं उनके जो आपके एम्पलीट्यूड होते हैं कौन कौन से, क्रेस्ट या फिर ट्रफ, तो दोनों के क्रेस्ट अगर एक साथ मिल रहे हो या दोनों के ट्रफ एक साथ मिल रहे हो वेव के, तो वो आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव सुपरपोजिशन हो जाता है, या आप उसको क्या बोल देते थे, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देते थे। और अगर एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ अगर मिलता था, तो उस केस में क्या होता था, वहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता था। तो वही सेम चीज यहां पर बताइए कि इफ टू और मोर देन टू वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर, अगर दो या दो से ज्यादा वेव सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे को, द एट अ कॉमन पार्टिकल ऑफ द मीडियम, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम के बराबर होगा, ठीक है। तो वेक्टर सम के बराबर होगा। अब इन्होंने यहाँ पर इसका ग्राफिकल व्यू यहाँ पर दे रखा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये दो वेव्स इन्होंने दिए 1 और 2, ठीक है, ये किस तरीके का बना रही है, ये किस तरीके का है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है, क्योंकि दो वेव्स आपको जो दिख रही है, एक ये वाली फर्स्ट और एक ये वाली सेकंड, और इनका रिजल्टेंट ये ऊपर दिख रहा होगा डॉटेड लाइन से, तो दोनों के क्रेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं, फिर वापस से क्या हो रहा है, दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं। तो जहां पर भी दोनों के क्रेस्ट दोनों के ट्रफ एक साथ क्या कर रहे होते हैं, सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, वहां पे किस टाइप का सुपर इम्पोजिशन होता है, हमारा सुपर इम्पोजिशन हमारा कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस में जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर हो जाता है, यानी कि पहले वाले का एम्पलीट्यूड अगर y1 है, दूसरे वाले का अगर y2 है, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कैसे ही है, सेम फेज में। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास ऐसी हो सकती है डिस्ट्रक्टिव वाली, कि एक का अगर आपके पास जो है एम्पलीट्यूड y1 है, दूसरे का क्या है, y2 है, तो यहां पर आप देखोगे एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो y इक्वल टू y1 माइनस y2 हो जाएगा, यानी कि बड़े एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड से छोटा एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्टेंट वेव का क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वन आपका ऊपर की तरफ है, फर्स्ट वाली वेव, सेकंड वाली वेव नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब y1 माइनस y2 करा तो रिजल्टेंट वेव आपको ऊपर की तरफ मिली, अगर y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी तो वो ऊपर की तरफ बनेगी, और y की वैल्यू अगर रिजल्टेंट की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तो वो नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। यानी कि मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया कि ऊपर वाली वेव आपकी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है, और दूसरी जो वेव थी वो आपकी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव जो वो कैसी बन जाएगी आपकी, कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। तो जिधर भी आपका क्या होगा, जिस भी वेव का मैग्नीट्यूड जिस डायरेक्शन में ज्यादा होगा उधर की तरफ से आपकी वेव क्या होगी, स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी उसके बाद आ जाता है फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो देखो फेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फेज क्या चीज होती है, ठीक है। फेज के बारे में मैंने बताया था कि जैसे मान लो इक्वेशन आपके पास ए साइन ओमेगा टी, फिर दूसरी आपके पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी टाइम जीरो से अगर दो वेव एक साथ चलना स्टार्ट होती हैं, तो एक साथ चलने पर अगर वो एक साथ अपने पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, तो वो कैसे होंगी, सेम फेज में होगी, उनमें फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस वहां पर होगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर देखना होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में देख लेना, फेज डिफरेंस वहां पर मैंने बताया था, ये फेज और फेज डिफरेंस, ठीक है, दोनों चीजें। और पाथ डिफरेंस देख लो, पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला आप देख भी चुके हो, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट दैट पॉइंट इज द डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई दो वेव आकर मिल रही हैं, तो वहां पर उनकी पाथ लेंथ में कितना डिफरेंस है, पाथ लेंथ का मतलब क्या है कि पहली वेव कितना दूर तक जा रही है और दूसरी वेव कितनी दूर तक जा रही है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप इससे निकाल सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, तो लैम्डा क्या होता है आपका, वेव लेंथ होता है, तो
कि आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। और उसके बाद टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस इज द ठीक है, टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज गिवन बाय t by 2 pi into 5। तो ये टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला है। t क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड को 2 पाई से डिवाइड करोगे, 5 यानी कि फेज डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये सीधे सीधे आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया कि भाई कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है तो कैसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो है क्या निकालना है, मतलब फिर भी यहाँ पर जो अगर आपको दूसरी एक कंडीशन दी हो, जैसे कि अगर आपको वेव इस फॉर्म में दे रखी है, y1 जो है आपको a1 sin ओमेगा t दे रखी है। अगर पहली वाली वेव की इक्वेशन क्या है, y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y1 क्या आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, a1 क्या हो गया एम्पलीट्यूड हो गया। दूसरा केस आपको दे रखा है, दूसरी वेव आपको दी है y2 इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। 5 क्या है फेज डिफरेंस है, y2 क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वेव, a2 क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, और t क्या है टाइम है, ठीक है। तो a1 और a2 क्या होगा, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड a1 के बराबर है, दूसरी वाली का a2 के बराबर है। फाई क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों ही वेव्स के बीच में। और i1 और i2 अगर हम इंटेंसिटी मान रहे हैं इन दोनों की, ठीक है, i1 और i2 हम क्या मान रहे हैं, इंटेंसिटी मान रहे हैं इंडिविजुअल वेव की। पहली वाली वेव की इंटेंसिटी i1 है, दूसरी वाली की i2 है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वेव का, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको कुछ वैसा ही दिख रहा होगा जैसे कि हमने वेक्टर में पढ़ा था, जब आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता था, आप पढ़ते थे ना, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा था, r इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जैसे आपने वहां पर पढ़ा था ना कि दो वेक्टर अगर आपके पास होते हैं p और q, ठीक है, तो p और q अगर दो वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। उसी तरीके से अगर आपके पास दो वेव्स दी हो जिनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड a1 और a2 के बराबर है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल A जो है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 के बराबर हो जाएगा, जहां पर 5 क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। और उसके बाद है फॉर द इंटरफेरिंग वेव्स दिस फेज डिफरेंस बिटवीन, अगर मान लो फेज डिफरेंस 90 डिग्री के बराबर होता है तो cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो cos 90 अगर जीरो हो जाएगा तो 2a1 a2 cos 5 वाला टर्म क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करा, बस अगर 5 को आप जीरो रख दोगे तो आपका फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो हमने पहले ये देखा कि दोनों की इंटेंसिटी, दोनों जो वेव अगर आपके पास है उनकी इंटेंसिटी i1 और i2 के बराबर है, ठीक है। तो एक चीज पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो पहला रिलेशन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि i1 और i2 का रेशियो आपको दिया होगा, दो वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो आपको दिया होगा, एक का एम्पलीट्यूड दिया होगा और आपसे बोलेंगे कि दूसरा का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करो, ठीक है। तो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि i इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। और दो वेव अगर आपको दी है तो i1 इज इक्वल टू के वन स्क्वायर और i2 इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर, ऐसे करके यूज करो, k से k कैंसिल हो जाएगा, i1 अपॉन i2 की वैल्यू a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू मिसिंग है उसको निकालना होगा और जो वैल्यू दी होगी उनको फॉर्मूले में रखना होगा और सॉल्व करना होगा। तो ये वाला रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखा भी है कि i इज इक्वल टू के i1 इज इक्वल टू के स्क्वायर के वन स्क्वायर i2 इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि i की जो वैल्यू होती है वो के स्क्वायर के बराबर होती है, जहां पर k क्या आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 cos फाइव। अब देखो ये रिलेशन आया कैसे, अभी आपने ऊपर रिलेशन पढ़ा किसका, किसका पढ़ा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का पढ़ा। तो इसी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के रिलेशन में आप क्या कर दो, वो वाली वैल्यू रख दो, मतलब किसकी वैल्यू रखनी है, ये इसकी वैल्यू रख दो, इंटेंसिटी के टर्म्स में वैल्यू रख दो। जैसे आपने देखा कि भाई i इज इक्वल टू के ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर मेरे को रखनी है तो वो क्या हो जाएगी, i बाई के हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू,
और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ i बाई k हो जाएगी। तो इसी तरीके से a1 की स्क्वायर की वैल्यू, a2 स्क्वायर की वैल्यू, a1 a2 की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो आपको ये इंटेंसिटी वाला रिलेशन ऑब्टेन हो जाए। तो इंटेंसिटी किस मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस फाइव। ये कॉस फाइव बाहर है, ठीक है, स्क्वायर रूट में नहीं है। ये आपका क्या हो गया, इंटेंसिटी का रिलेशन हो गया। और यहां पर ये जो 2I1 I2 cos फाइव है, इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। और ये लिखा है फॉर इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस दिस टर्म इज जीरो, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखो ये इनकोहेरेंट क्या होता है, इनकोहेरेंट सोर्सेज वो लाइट ऑफ सोर्सेज होते हैं जहां पर आपका फेज डिफरेंस जो है वो किसके मतलब उनमें फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि फेज डिफरेंस होगा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये चीज क्या हो पाएगी, जीरो हो पाएगी। तो इनकोहेरेंट सोर्स के लिए यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी कि इंटरफेरेंस टर्म जो दे रखा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाइव, ये आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। और उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद कोहेरेंट सोर्सेज की डेफिनेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सोर्सेज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच एमिट्स कंटीन्यूअस लाइट वेव्स विद सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन फेज। तो कोई भी अगर दो ऐसी लाइट हैं, दो ऐसे लाइट सोर्स हैं जो जिनकी वेवलेंथ सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और इन फेज हो, यानी कि उनमें कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, या फिर अगर फेज डिफरेंस हो तो वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, यानी कि फेज डिफरेंस हो तो या तो बिल्कुल ही ना हो, या तो जीरो हो, या फिर क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो पूरी वेव में पाई का फेज डिफरेंस ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फेज डिफरेंस बीच में चेंज हो गया। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहां तक अभी हम करते हैं और इसके बाद जो है फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या है कि आज शाम को जो है क्लास नहीं है, ठीक है, और कल मॉर्निंग में भी क्लास नहीं है, कल इवनिंग में क्लास होगी, ठीक है, बिकॉज कल मेरा एग्जाम है। तो ये है कि आज आपका टेस्ट होगा, और आज जो मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट जो है आपका थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे क्योंकि इवनिंग में क्लास नहीं है। तो आप मेरे को बता दो कि टेस्ट कितने बजे करना है, बताओ। सर 5 आज नहीं लिखा कल है। था टाइम। कितना? सर कल लिख रखा है उसमें टेस्ट। अच्छा, आज नहीं है क्या? नहीं, नो सर, ठीक है, तो कल फिर कल ह्यूमन दे देना, फिजियोलॉजी ठीक है। का है। तो कल, चलो फिर कल तो फिर उसी टाइम पे रहेगा क्योंकि कल शाम को तो क्लास होगी, ठीक है। फिर आज नहीं है तो ठीक है, फिर ये छोड़ो, कल ही होगा, ठीक है। चलो फिर इसे रिवाइज कर लेना और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो फिजिक्स के, और टेस्ट दे देना कल जरूर।